कहते हैं उस पुराने ढाबे की बिरयानी की खुशबू इतनी दूर तक जाती थी कि रात में गुजरने वाले मुसाफिर भी अपने कदम रोक लेते थे। कई लोग तो सिर्फ उस खास मसाले का स्वाद लेने के लिए घंटों सफ़र करके वहां पहुंचते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस ढाबे की सबसे बड़ी पहचान उसकी बिरयानी नहीं थी। असल पहचान था उस ढाबे का मालिक, जो कभी किसी भूखे आदमी को बिना खाना खिलाए वापस नहीं भेजता था। चाहे जेब खाली हो, चाहे रात कितनी भी देर की हो, उस टीन के छत के नीचे हर किसी के लिए एक गरम थाली हमेशा तैयार रहती थी। नमस्ते दोस्त, मैं हूं अभिषेक और आज की इस सुकून भरी रात में मैं आपके लिए लेके आया हूं बिरयानी वाला ढाबा। ये कहानी है उस छोटे से ढाबे की, जहां सिर्फ खाना नहीं बनता था बल्कि थके हुए लोगों को अपनापन परोसा जाता था। अगर आपको ऐसी धीमी, दिल को आराम देने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिए। बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही एक नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, सोने से पहले नीचे लिखकर ज़रूर बताइए आप इस समय किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी कितने बजे हैं। अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और धीरे धीरे इस कहानी में खो जाइए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस पुरानी सड़क की तरफ जहां टीन के छत के नीचे एक ढाबा आज भी लोगों की भूख से ज़्यादा उनके दिल भरता है। सुबह अभी पूरी तरह उजाली भी नहीं हुई थी। पुराने सड़क के किनारे बनी छोटी सी दुकान के ऊपर टीन की छत रात की ठंडी हवा से हल्की हल्की आवाज़ कर रही थी। सड़क लगभग खाली पड़ी थी। कहीं दूर कोई पुरानी बस घरघराते हुए निकल रही थी और उसके साथ उड़ती धूल कुछ देर तक हवा में तैरती रहती। उसी समय संगम कुमार अपने कंधे पर गमछा डाले धीरे धीरे सड़क पार करता हुआ ढाबे तक पहुंचा। उम्र मुश्किल से 34 साल होगी, लेकिन चेहरे पर थकान और जिम्मेदारियों की ऐसी लकीर थी जैसे उम्र उससे कहीं ज़्यादा हो। भीगे बालों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थी। लगता है अभी अभी नहाकर निकला है। ढाबे के सामने पहुंचकर उसने जेब से पुरानी चाबी निकाली और लकड़ी के दरवाजे का जंग लगा ताला खोल दिया। दरवाज़ा खोला, अंदर हल्का अंधेरा फैला हुआ था। 10 पुरानी मेज़, कुछ लोहे की कुर्सियाँ, कोने में रखा बड़ा लोहे का भगोना, दीवारों पर जमी कोयले की राख और चूल्हे के पास बड़ी सूखी लकड़ियाँ। यही संगम कुमार की पूरी दुनिया थी। संगम सबसे पहले अंदर गया और बिना देर किए झाड़ू उठाकर फर्श की सफाई करने लगा। थोड़ी देर बाद पीछे से दौड़ता हुआ छोटू भी आ गया। दुबला पतला शरीर, घुटने तक पुरानी हाफ पैंट, आंखों में नींद और हाथ में पानी की भरी बाल्टी। छोटू की उम्र मुश्किल से 16 साल थी। कोई अपना नहीं था उसका। 2 साल पहले सड़क किनारे भूखा बैठा मिला था। तब संगम उसे अपने साथ ले आया था। तब से वह यहीं रहता है, यही खाता था और ढाबे का सारा छोटा मोटा काम करता था। अरे जल्दी मेज साफ कर, आज रात वाला भगोना भी मांजना है, संगम ने लकड़ियां जलाते हुए कहा। अभी करता हूँ चाचा। छोटू ने तुरंत कपड़ा लेकर मेज पोंछने लगा। थोड़ी ही देर में ढाबे के अंदर बर्तनों की खरखराहट शुरू हो गई। किसी भगोने में पानी भर रहा था, कहीं गिलास धुल रहे थे, कहीं चूल्हे में आग पकड़ी जा रही थी। धीरे धीरे पूरा ढाबा जागने लगा। संगम ने बड़े भगोने में पानी चढ़ाया और फिर लकड़ी की पुरानी पेटी खोलकर छोटे छोटे डिब्बे बाहर निकाले। उस पेटी में रखा था वो खास मसाला जिसके बारे में पूरे इलाके में बात होती थी, लेकिन आज तक किसी ने नहीं जाना कि उसमें आखिर पड़ता क्या था। संगम हमेशा उसे अकेले में ही तैयार करता था।
यहाँ तक कि छोटू को भी कभी पास खड़े नहीं होने देता था। संगम ने धीरे धीरे मसालों को गरम घी में डाला। जैसे ही मसाला कढ़ाई में पड़ा, पूरी दुकान में खुशबू फैल गई। छोटू काम रोककर उधर देखने लगा। चाचा, ये खुशबू इतनी अलग कैसे होती है? संगम हल्का मुस्कुराया। जिस खाने में नीयत साफ हो ना, उसका स्वाद अपने आप अलग हो जाता है। कुछ देर बाद बड़े भगोने में चावल डाले गए, फिर मुलायमदार चिकन, फिर ऊपर से देसी घी, और धीरे धीरे बिरयानी पकने लगी। उसकी खुशबू सड़क तक पहुंच चुकी थी। सुबह का उजाला बढ़ते ही लोग आने लगे। सबसे पहले नंदराम आया। सफ़ेद बाल, कमर से झुका शरीर और चेहरे पर रात भर की थकान। वो अपना रिक्शा सड़क किनारे खड़ा करके अंदर आ बैठा। संगम, आज उधार में खिला दे, कल वाले पैसे अभी तक नहीं मिले। संगम बिना उसकी तरफ देखे रोटी बोलता रहा। पहले बैठो, खाना खाओ, पैसे की बात बाद में। नंदराम की आंखों में हल्की नरमी उतर आई। उधर हरिकेश भी आ गया। गले में पुराना कपड़ा, हाथ में उस तरह का थैला, धीमी चाल और चेहरे पर बरसों का अनुभव। वो आते ही हमेशा वाली कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आज फिर बिरयानी जल्दी खत्म होगी, उसने मुस्कुराकर कहा। संगम ने भगोने का ढक्कन उठाया। गरम भाप ऊपर उठी। खुशबू इतनी तेज थी कि बाहर सड़क से गुजरते दो मुसाफिर भी रुक गए। भाई, ये वही बिरयानी वाला ढाबा है क्या? एक आदमी ने बाहर से पूछा। छोटू ने गर्व से बोला, हाँ, पूरे इलाके में इससे अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ढाबा भरने लगा। किसी मेज पर मजदूर बैठे थे, कहीं रिक्शा चलाने वाले, कहीं सड़क बनाने वाले छोटे कर्मचारी। सबके सामने गरम खाना पहुंच रहा था। संगम हर थाली खुद देखता था। किसी में दाल कम ना हो जाए, किसी की रोटी जली ना हो, किसी को कम खाना ना मिले। उसे जैसे हर आदमी की भूख दिखाई देती थी। दोपहर तक ढाबे में इतनी भीड़ हो गई कि छोटू के हाथ रुक ही नहीं रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा लड़का धीरे धीरे अंदर आया। मैले कपड़े, नंगे पैर और आंखों में भूख। वो चुपचाप कोने में खड़ा होकर लोगों को खाते हुए देखने लगा। संगम ने दूर से ही उसे देख लिया। ए छोटे, इधर आ। लड़का डरते डरते पास आया। कुछ खाएगा? उसने धीरे से पूछा। सिर हिला दिया। पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज़ काँप रही थी। संगम ने बिना कुछ बोले एक थाली भर दी। गरम चावल, ऊपर दाल, साथ में चिकन। लड़का पहले थाली को देखता रहा, फिर अचानक टूट पड़ा खाने पर। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से पेट भर खाना नहीं मिला। ढाबे में बैठे कई लोग उसे चुपचाप देख रहे थे। संगम बस धीमे स्वर में बोला, भूख सबसे बड़ी मजबूरी होती है। दोपहर ढलते ढलते सड़क की कुछ गर्मी कम होने लगी थी। ढाबे के बाहर खड़ी पुराने बसों के इंजन अब धीरे धीरे शांत पड़े थे और दूर तक फैले सड़क पर कभी कोई ट्रक गुजरता तो उसकी आवाज़ कुछ पल तक हवा में गूंजती रहती। संगम कुमार का ढाबा मगर अभी भी भरा हुआ था। लोहे के बड़े भगोने में बिरयानी की आखिरी परत बची थी। छोटू लगातार थालियां धो रहा था। उसके दोनों हाथ साबुन और गर्म पानी से लाल पड़ चुके थे, लेकिन वह बिना रुके काम किए जा रहा था। उधर संगम चूल्हे के पास बैठे रोटियां सेक रहा था। गरम आग की लपटें उसके चेहरे पर चमक रही थी। तभी वही छोटा लड़का फिर धीरे धीरे अंदर आया, जिसे सुबह संगम ने खाना खिलाया था। इस बार उसके चेहरे पर डर थोड़ा कम था। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर चुपचाप संगम को देखने लगा। संगम ने उसे देखते ही पूछा, नाम क्या है तेरा? सब राजू बुलाते हैं। घर कहाँ है? लड़के ने सिर झुका लिया। कोई घर नहीं है। हरिकेश, जो कोने वाली कुर्सी पर बैठा था, धीरे से लड़के को देखने लगा। संगम ने कुछ नहीं पूछा। वह ऐसे लोगों को पहचानता था जिनके पास जवाब नहीं होते। उसने बस धीरे से कहा, भूख लगी है?
राजू ने हल्का सा से हिलाया। संगम ने छोटू की तरफ देखा। एक थाली लगा दे। छोटू तुरंत दाल चावल और 2 रोटियां लेकर आ गया। राजू जमीन पर बैठकर खाने लगा। वह हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे कोई उससे खाना छीन लेगा। हरिकेश उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, संगम, तू हर भूखे को खिलाता रहेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? संगम ने तवे पर रोटी पलटाते हुए जवाब दिया, जिस दिन किसी भूखे को मना कर दूंगा ना, उस दिन ये चूल्हा अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। हरिकेश कुछ नहीं बोला। वह संगम को बरसों से जानता था। संगम का यही स्वभाव था। शाम होने लगी। ढाबे के बाहर पीली बत्ती जल गई। उस हल्की रोशनी में उड़ती धूल चमकने लगती थी। अब मुसाफिर आने शुरू हो गए थे। कोई बस से उतरकर चाय पीने आ रहा था, कोई लंबा सफर तय करके खाना खाने बैठ रहा था। ढाबे के अंदर फिर चहल पहल बढ़ गई। नंदराम अपना रिक्शा खड़ा करके अंदर आया और धीरे से बैठ गया। आज उसके चेहरे पर थकान ज्यादा थी। संगम ने दूर से ही पूछ लिया, आज बहुत देर कर दी? नंदराम हंस पड़ा। एक आदमी स्टेशन तक ले गया, उतर कर बोला, बाद में पैसे दूंगा, फिर गायब। छोटू ने गुस्से में बोला, ऐसे लोगों को रिक्शे में बैठाना ही नहीं चाहिए। नंदराम मुस्कुराया, बेटा, पेट आदमी से सब कुछ करवा देता है। संगम चुपचाप उसकी थाली लगाने लगा। थोड़ी देर बाद नंदराम खाने लगा। हर कौर के साथ उसके चेहरे की थकान कम होती जा रही थी। ढाबे में यही तो बात थी। यहाँ लोग सिर्फ खाना नहीं खाते थे, थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भी उतार देते थे। रात अब गहराने लगी थी। अब सड़क लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कभी कभी कोई भारी गाड़ी निकलती और उसकी तेज रोशनी कुछ पल के लिए पूरे ढाबे को चमका जाती। छोटू बर्तन समेट रहा था, तभी बाहर से 3 आदमी अंदर आए। कपड़ों पर धूल, चेहरों पर थकान और आंखों में भूख। भाई, खाना मिलेगा? संगम ने सिर उठाया। बैठ जाइए। तीनों आदमी चुपचाप बैठ गए। छोटू ने थालियां रख दी, गरम दाल, रोटियां और ऊपर से बिरयानी। उनमें से एक आदमी पहला निवाला खाते ही रुक गया, फिर धीरे से बोला, ऐसा खाना तो महीनों बाद खाया है। संगम हल्का मुस्कुराया। भूखे आदमी को हर खाना अच्छा लगता है। आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, बात कुछ और है। उसने बिरयानी की तरफ देखते हुए कहा, इसमें घर जैसा स्वाद है। ये सुनते ही संगम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। हरिकेश ने तुरंत उसका चेहरा पढ़ लिया। वह जानता था कि घर शब्द संगम को अंदर तक छू जाता है, क्योंकि कई साल पहले संगम का अपना घर टूट चुका था। उसकी पत्नी बीमारी में चली गई थी, बच्चा बच नहीं पाया और उसके बाद संगम ने अपना पूरा जीवन इसी ढाबे में झोंक दिया। अब यही ढाबा उसका घर था, यही लोग उसका परिवार थे, लेकिन वह कभी अपने दुख की बातें किसी से नहीं करता था। उस रात भी उसने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे में लकड़ी सरकाता रहा। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। घड़ी शायद 12 के आसपास रही होगी। छोटू बर्तन धो रहा था। राजू एक कोने में बैठा था। नंदराम जा चुका था। हरिकेश भी उठने लगा। चलो संगम। हाँ काका, आराम से जाइए। हरिकेश बाहर निकला। सड़क लगभग सुनसान थी। ढाबे के अंदर अब सिर्फ चूल्हे की आग की आवाज बची थी। तभी राजू धीरे धीरे संगम के पास आया। मैं यहीं सो जाऊं क्या? संगम ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर चुपचाप बोला, अंदर कोने में बोरी पड़ी है, वहीं सो जा। वह तुरंत जाकर बोरी पर लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। संगम उसे चुपचाप देखता रहा। फिर धीरे से छोटू से बोला, देख रहा है क्या? भूखे आदमी को खाना मिल जाए ना तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। छोटू चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि संगम सिर्फ ढाबा नहीं चला रहा, वह लोगों की टूटी हुई जिंदगी को थोड़ी देर के लिए सहारा दे रहा था। रात के आखिरी पहर में संगम ने बड़े भगोना का ढक्कन उठाया।
बिरयानी खत्म हो चुकी थी, बस नीचे थोड़े से चावल बचे थे। संगम ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से चूल्हे की आग कम कर दी। लेकिन ढाबे की गर्माहट अभी भी वैसी ही थी, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ खाना नहीं बनता था, वहाँ भूखे लोगों के लिए अपनापन पकाता था। सुबह का समय था। संगम कुमार हमेशा की तरह नहा धो के सबसे पहले ढाबे पर पहुंच गया। टीन की छत के नीचे रात भर जमा धूल वह खुद कपड़ों से साफ करता और फिर धूप जलाई और पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद छोटू पीछे से बाल्टी लेकर आया और बिना कुछ कहे मेज पर पानी छिड़कने लगा। चूल्हे में आग जल चुकी थी, लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, दाल चढ़ चुकी थी और बड़े भगोने के पास खड़ा संगम आज भी उसी सावधानी से अपना खास मसाला तैयार कर रहा था। लेकिन आज उसके चेहरे पर रोज वाली शांति नहीं थी। वह बार बार सड़क किनारे देख रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से सड़क के उस पार कुछ नया बन रहा था। पहले वहाँ खाली ज़मीन थी, फिर बड़े बड़े पत्थर आए, फिर सीमेंट, फिर मजदूर, और अब वहाँ एक बड़ी चमकदार इमारत खड़ी हो चुकी थी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, देव भोजन सराय। छोटू ने भी उधर देखा। चाचा, वहाँ आज बहुत लोग हैं, संगम ने धीमे स्वर में कहा। आज खुल रही है शायद। कुछ ही देर में सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी। नए सराय के बाहर रंगीन कपड़े लटकाए गए थे, बड़े शीशे लगाए गए थे, अंदर चमकती मेज और ऊंची कुर्सियां रखी थी। देवलाल चौधरी सफेद कपड़े पहनकर बाहर खड़ा था। उसके साथ कई आदमी थे। सड़क से गुजरने वाले लोग उत्सुक होकर उधर देखने लगे। कई मुसाफिर वहीं रुक गए। छोटू की नजरें बार बार उधर जा रही थी। उसने धीमे से पूछा, चाचा, लोग अब उधर चले जाएंगे क्या? संगम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसे चमक पसंद है वो उधर जाएगा, जिसे भूख समझनी है वो यहाँ आएगा। लेकिन उसके स्वर में हल्की चिंता छिपी हुई थी। दोपहर तक आसार दिखने लगा। रोज जिस समय ढाबे की सारी मेज भरी जाती थी, आज आधी खाली थी। नंदराम आया जरूर, लेकिन अंदर बैठते ही बोला, उधर तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है। छोटू ने तुनक कर कहा, तो वहीं खा लिया करो। नंदराम मुस्कुरा दिया, अरे पगले, वहाँ एक थाली के पैसे में यहाँ 2 दिन खा लूँगा। संगम चुपचाप रोटी सेकता रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे डर लग रहा था। धीरे धीरे शाम हुई। पहले जहाँ मुसाफिर सीधे संगम के ढाबे पर रुकते थे, अब कई लोग पहले नए सराय की तरफ देखने लगे। कई अंदर चले जाते। कुछ देर बाद वहाँ से हंसी की आवाज़ आती। छोटू ये सब देखकर बेचैन होने लगा। चाचा, हम भी ढाबा नया क्यों नहीं बना लेते? संगम ने उसकी तरफ देखा। पैसे हैं तेरे पास? छोटू चुप हो गया। संगम ने धीमे स्वर में कहा, ये टीन की छत और ये मिट्टी की दीवारें ही मेरी औकात है। उस रात ढाबे में पहली बार बिरयानी बज गई। बड़ा भगोना आधा भरा था। संगम देर तक उसे देखता रहा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हरिकेश रात को आया तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। आज चेहरा इतना बुझा क्यों है? संगम हल्का हंसा, कुछ नहीं चाचा। हरिकेश बैठ गया, फिर धीरे से बोला, बड़ा सराया खुल गया है, यही बात है ना? संगम ने पहली बार खुलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी। काका, आदमी गरीब हो तो मेहनत भी छोटी लगने लगती है। हरिकेश ने गहरी सांस ली। लेकिन तेरी कमाई सिर्फ पैसे नहीं है संगम। संगम ने जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर 2 मुसाफिर खड़े दिखाई दिए। छोटू तुरंत खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल वे दोनों नए सराय की तरफ मुड़ गए। छोटू का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में बोला, बस चमक देखकर चले गए। संगम ने धीरे से कहा, जिसे भूख लगी होगी वो लौट आएगा। लेकिन उस रात कोई नहीं लौटा। ढाबा जल्दी खाली हो गया। चूल्हे की आग धीमी पड़ चुकी थी। राजू कोने में बैठा बची हुई दाल खा रहा था। उसने धीरे से पूछा, काका,
अब बिरयानी कम बनेगी क्या? संगम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, पता नहीं। ये शायद पहली बार था जब संगम के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। नए सराय में भीड़ बढ़ती गई। वहाँ तेज रोशनी थी, बड़ी थालियाँ थी, ऊंची आवाज में गाने चलते थे और लोग उसे देखने जाते थे। उधर संगम के ढाबे में कुर्सियाँ खाली रहने लगी। छोटू अब पहले जितना नहीं दौड़ता था। बर्तन कम गंदे होते थे, रोटियां कम बनती थी और सबसे ज़्यादा दर्द संगम को तब होता जब बिरयानी बच जाती, क्योंकि वह जानता था बची हुई बिरयानी का मतलब था कई लोगों ने आज उसका ढाबा नहीं चुना। एक शाम देवलाल चौधरी खुद ढाबे पर आया। सफ़ेद कपड़े, चमकती घड़ी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। वह धीरे से अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। सुना है तुम्हारी बिरयानी बहुत मशहूर है, सोचा चख लूं। छोटू उसे देखकर ही चिढ़ गया, लेकिन संगम ने शांत स्वर में पूछा, क्या खिलाऊं? वही खास बिरयानी? कुछ देर बाद थाली उसके सामने रख दी गई। देवीलाल ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर बिना कुछ बोले कुछ देर तक थाली देखता रहा। आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, स्वाद अच्छा है। संगम चुप रहा। देवीलाल कुर्सी से पीछे टिक गया। लेकिन जमाना बदल रहा है संगम कुमार। उसने ढाबे के चारों तरफ देखा, नजर घुमाई। लोग अब चमक देखते हैं। संगम ने पहली बार सीधे उसके आंखों में देखा। भूखा आदमी चमक नहीं देखता चौधरी साहब, थाली देखता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। भूखा आदमी चमक नहीं देखता चौधरी साहब। देवीलाल हल्का हंसा, फिर पैसे रखकर उड़ गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, देखते हैं ये ढाबा कब तक चलता है। उसके जाते ही छोटू गुस्से में भर गया। चाचा, आपने उसे खाना क्यों खिलाया? संगम ने चूल्हे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ढाबे वाला आदमी दुश्मनी नहीं करता बेटा, खाना खिलाता है। लेकिन उस रात संगम बहुत देर तक सो नहीं पाया। ढाबा खाली पड़ा था। टीन की छत के नीचे हवा अजीब आवाज कर रही थी और पहली बार संगम कुमार को डर महसूस हुआ कि सच में उसका ढाबा उससे छिन ना जाए। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। अब सुबह ढाबा खुलता जरूर था, लेकिन पहले जैसी रौनक दिखाई नहीं देती थी। संगम कुमार आज भी सबसे पहले आकर ताला खोलता, फर्श साफ करवाता, चूल्हा जलाता और बड़े भगोने के सामने खड़ा होकर बिरयानी तैयार करता। मगर अब उसके हाथों की चाल धीमी पड़ गई थी। पहले जहां मसालों की खुशबू उठते ही सड़क से लोग खींचे चले आते थे, अब कई लोग सामने वाले बड़े सराय की ओर मुड़ जाते थे। छोटू सब देखता रहता। उसकी उम्र भले कम थी, मगर अब वह सब समझने लगा था कि खाली मेज आदमी के भीतर कैसे चुभन छोड़ती है। उस सुबह भी ढाबे में सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। नंदराम जो चुपचाप रोटी तोड़ रहा था, हरिकेश कोने में बैठा चाय पी रहा था। बाकी सारी कुर्सियां खाली थी। छोटू ने धीरे से पूछा, चाचा आज बिरयानी कम बनाई क्या? संगम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर कोई भूखा आ गया तो, लेकिन रोज बच जाती है। संगम ने उसकी बात काट दी, खाना कम बढ़ जाए उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। छोटू चुप हो गया। कुछ देर बाद बिरयानी फिर चढ़ गई। वही देसी घी, वही मसाले, वही गरम भाप, लेकिन अब खुशबू में पहली जैसी खुशी नहीं थी। दोपहर बीत गई। भगोना आधे से ज्यादा भरा पड़ा था। संगम बार बार ढक्कन उठाकर देखता, फिर वापस बंद कर देता। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे कोई अपनी मेहनत धीरे धीरे खत्म होते देख रहा हो। उसी समय राजू भागता हुआ आया। उसके कपड़ों पर सीमेंट लगा था, चेहरे पर पसीना था। चाचा बहुत भूख लगी है। संगम तुरंत थाली लगाने लगा। राजू ने खाते खाते बोला, आज सामने वाली सराय में बहुत भीड़ है। छोटू तू नक कर बोला, तो वहीं खा आता। राजू ने सिर हिलाया, वहां से भगा दिया। ढाबे के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा फैल गया। संगम ने धीरे से पूछा, क्यों?
बोले पहले पैसा दिखा। संगम का हाथ रुक गया। उसने राजू की थाली में एक रोटी और रख दी, खा ले। राजू फिर खाने लगा। संगम उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी स्वर में बोला, जिस जगह भूखे आदमी को बैठने ना दिया जाए वो जगह कितनी भी बड़ी हो छोटी ही रहती है। शाम तक ढाबे में सिर्फ 5 लोग आए। पहले यही समय सबसे ज्यादा भीड़ वाला होता था। छोटू अब जल्दी थक जाता था क्योंकि काम कम होने पर समय कटता नहीं था। वह खाली कुर्सियों को घूरता रहता। रात को संगम हिसाब जोड़ रहा था। पुराने लोहे के काउंटर में रखे नोट बहुत कम थे। आटा खरीदना था, चावल लेने थे, तेल खत्म होने वाला था, लेकिन कमाई आधी भी नहीं बच रही थी। हरिकेश धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। कितना बचा? संगम हल्का मुस्कुराया, इतना कि 2 दिन चूल्हा जल जाए। हरिकेश ने उसकी आंखों में थकान देख ली। आराम कर लिया कर थोड़ा। संगम ने सिर हिलाया। ढाबा बंद करके आराम कर लूं क्या? उसके स्वर में पहली बार टूटन साफ सुनाई दी। रात और गहरी होती गई। ढाबा लगभग खाली था। सड़क पर आवाज अब कम हो चुकी थी। संगम चूल्हे के सामने बैठा लकड़ियां सरका रहा था कि अचानक उसे तेज खांसी उठी। वह लगातार खांसता रहा। छोटू घबरा गया। चाचा पानी। संगम ने पानी पिया, लेकिन खांसी रुक ही नहीं रही थी। हरिकेश तुरंत उठकर उसके पास आया। चेहरा इतना गर्म क्यों है? उसने संगम का माथा छुआ। अरे तुझे तो तेज बुखार है। संगम ने हाथ हटाया। कुछ नहीं, ठीक हूं। लेकिन वह ठीक नहीं था। कई दिनों की थकान अब शरीर से जवाब देने लगी थी। उस रात ढाबा जल्दी बंद हो गया। छोटू ने पहली बार संगम को इतना कमजोर देखा। संगम अंदर बिछी पुरानी चारपाई पर लेटा था। चूल्हे की बुझती आंच उसकी आंखों में चमक रही थी। छोटू पास बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, चाचा अगर ढाबा बंद हो गया तो? संगम ने छत की तरफ देखते हुए जवाब दिया, तब बहुत लोग भूखे सोएंगे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर छिपा था। अगली सुबह संगम देर से उठा। यह पहली बार था छोटू खुद ढाबा खोल चुका था। उसने मेज साफ की, बर्तन धोए, चूल्हा जलाया, लेकिन बिरयानी वाले भगोने के सामने जाकर रुक गया। उसे मसाले का पता नहीं था। वह घबराया हुआ संगम के पास आया। चाचा मसाला? संगम धीरे धीरे उठा, कमजोर कदमों से चूल्हे तक आया, फिर खुद बिरयानी चढ़ाने लगा। छोटू उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। आप आराम कर लो। संगम ने सिर हिलाया। जब तक हाथ चल रहे हैं चूल्हा बंद नहीं होगा। उस दिन ढाबे में बहुत कम लोग आए, लेकिन शाम को अचानक नंदराम अंदर आया। उसके साथ 2 रिक्शा वाले और थे। फिर हरिकेश आया। फिर सड़क पर काम करने वाले कुछ मजदूर भी आ गए। धीरे धीरे 4 मेज भर गई। छोटू की आंखों में चमक लौट आई। संगम चुपचाप लोगों को खाना परोसता रहा। तभी नंदराम जोर से बोला, संगम, सामने वाले सराय में कुर्सियां बड़ी होंगी, लेकिन पेट यहाँ भरता है। सब लोग हंस पड़े। हरिकेश ने भी कहा, अरे वहाँ पैसा देखकर खाना मिलता है, यहाँ आदमी देखकर। संगम कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। उधर कोने में बैठा राजू जल्दी जल्दी खा रहा था। उसने अचानक सिर उठाकर कहा, चाचा आपका ढाबा बंद नहीं होना चाहिए। संगम ने उसकी तरफ देखा। राजू की आंखें सचमुच डर से भरी थी। शायद उसे फिर सड़क पर भूखे सोने का डर सताने लगा था। संगम उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोला, जब तक सांस चल रही है ये चूल्हा जलता रहेगा। उस रात ढाबे का बड़ा भगोना लगभग खाली हो गया। बहुत दिनों बाद, लेकिन संगम जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सर्द हवा वाली वह रात धीरे धीरे बीत रही थी। ढाबे के बाहर लगी पीली बत्ती हल्की हल्की कांप रही थी। सड़क पर कभी कोई भारी गाड़ी गुजरती तो उसकी रोशनी
कुछ पल के लिए टीन की छत को चमका जाती। संगम कुमार चूल्हे के सामने बैठा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान उतर चुकी थी। पिछले कई महीनों ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके हाथ अब भी उसी सावधानी से बिरयानी बना रहे थे। वही मसाला, वही घी, वही धीमी आंच, जैसे वह अपने दुख भी उसी भगोने में पकाकर चुपचाप लोगों को परोस देता हो। उधर छोटू लगातार काम कर रहा था। अब वह पहले वाला घबराया लड़का नहीं था। उसने सीख लिया था कि ढाबा सिर्फ लकड़ी, बर्तन और खाने से नहीं चलता। ढाबा आदमी के दिल से चलता है। सुबह होते होते ढाबे पर कुछ पुराने ग्राहक आ गए। नंदराम हमेशा की तरह सबसे पहले आया, लेकिन आज उसके हाथ में छोटी सी थैली थी। उसने संगम के सामने रख दी। ये क्या है? संगम ने पूछा। थोड़े पैसे हैं। क्यों? नंदराम कुर्सी पर बैठ गया। तेरे उधार चुकाने नहीं आया। संगम चुप रह गया। तभी हरिकेश भी अंदर आया। उसके हाथ में पुराना पोटली था। उसने भी मेज पर रख दिया। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है रख ले। छोटू हैरानी से दोनों को देख रहा था। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई मजदूर था, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई गांव में दूध बांटने वाला, कोई सड़क किनारे काम करने वाला आदमी। हर कोई थोड़े थोड़े पैसे रख रहा था। ढाबे के अंदर अजीब सन्नाटा था। संगम समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? हरिकेश मुस्कुराया। अब हमारी बारी है। नंदराम ने बात पूरी की। बरसों से तूने हमें भूखा नहीं सोने दिया। आज हम तेरा चूल्हा बुझने नहीं देंगे। संगम की आंखें भर आई। वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। उसे रोना पसंद नहीं था, लेकिन शायद आदमी तब कमजोर पड़ता है जब उसे अपनेपन की आदत ना हो। दोपहर तक खबर फैल गई। पुरानी सड़क से गुजरने वाले कई मुसाफिर भी ढाबे पर रुकने लगे। किसी ने कहा, ये वही जगह है जहां बिना पैसों के भी खाना मिलता है। कोई बोला, पहले भी यहाँ खाया था, घर जैसा लगता है। धीरे धीरे ढाबे की सारी मेज भर गई। छोटू भाग दौड़ करते करते पसीने से भीग गया। राजू पानी भर रहा था। नंदराम खुद लोगों को बैठा रहा था। हरिकेश पैसे गिनने में मदद कर रहा था और संगम वह बस चूल्हे के सामने खड़ा सब देख रहा था। कई दिनों बाद ढाबे में फिर वही पुरानी आवाज लौट आई थी। बर्तनों की खनखनाहट, लोगों की बातें, गरम रोटियों की खुशबू और बिरयानी के भगोने से उठती भाप। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबा फिर सांस लेने लगा हो। उसी समय बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से देवीलाल चौधरी उतरा। ढाबे के अंदर अचानक शांति फैल गई। छोटू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, लेकिन संगम शांत खड़ा रहा। देवीलाल धीरे धीरे अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा। हर मेज भरी हुई थी। लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे और ढाबा पहले की तरह जिंदा दिखाई दे रहा था। देवीलाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज तो बहुत भीड़ है। संगम ने बस इतना कहा, हाँ, आज लोग भूख लेकर आए हैं। देवीलाल ने कुर्सी खींची और बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, एक थाली बिरयानी मिल जाएगी? छोटू कुछ बोलने ही वाला था कि संगम ने उसे हाथ से रोक दिया। कुछ देर बाद संगम खुद बिरयानी की थाली लेकर आया। देवीलाल चुपचाप खाने लगा। पहला निवाला खाते ही उसकी नज़र नीचे झुक गई। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, शायद सौद में हार गया। संगम शांत स्वर में बोला, ये लड़ाई थी ही नहीं। देवीलाल ने सिर उठाया। संगम आगे बोला, तुम सराय चला रहे हो, मैं भूख मिटा रहा हूँ। ढाबे के अंदर बैठे कई लोग चुपचाप ये बात सुन रहे थे। देवीलाल ने थाली पूरी खत्म की, फिर जेब से पैसे निकालकर मेज पर रखने लगा, लेकिन संगम ने उसका हाथ रोक दिया। आज नहीं। देवीलाल ने हैरानी से पूछा, क्यों? संगम हल्का मुस्कुराया, भूखे आदमी से पैसे नहीं लेते। कुछ पल के लिए देवीलाल बिल्कुल चुप रह गया।
शायद पहली बार उसने समझा कि संगम की असली ताकत उसका मसाला नहीं था, उसकी असली ताकत उसका दिल था। शाम ढलने लगी। ढाबे के बाहर फिर भीड़ दिखाई दे रही थी। बड़ा भगोना लगभग खाली हो चुका था। छोटू खुश होकर बोला, चाचा आज तो कुछ नहीं बचा। संगम ने भगोने के अंदर झांका, फिर बहुत धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान में सुकून था, थकान भी थी और बरसों की मेहनत का संतोष भी। रात गहराई, धीरे धीरे लोग जाने लगे। नंदराम ने रिक्शा उठाया। हरिकेश ने जाते जाते संगम के कंधे पर हाथ रखा। राजू कोने में बैठा बची हुई दाल खा रहा था। छोटू बर्तन धो रहा था और संगम ढाबे के बाहर खड़ा सड़क को देख रहा था। वही पुरानी सड़क जहां से हजारों लोग आए, खाना खाए और आगे बढ़ गए। लेकिन उस छोटे से ढाबे ने ना जाने कितने लोगों की भूख, थकान और अकेलापन अपने अंदर समेट लिया था। संगम ने धीरे से चूल्हे की बची आग को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था छोटी जगह कभी अपने आकार से बड़ी नहीं बनती, वो लोगों के दिलों से बड़ी बनती है। और उस रात पुरानी सड़क के किनारे बना वह छोटा सा ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वह इंसानियत की आखिरी गर्म थाली बन चुका था।